नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहला रुख जगराता से कूटनीतिक रिश्तों की ओर, जहां पर मजबूती देने वाली एक अहम खबर सामने आ रही है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आसियान महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न से मुलाकात की। इस बातचीत को भारत आसियान के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों ने क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार और रणनीतिक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। तो वही रोम में एक विशेष राजनयिक पहल के तहत बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इटली की सीनेट की विदेश मामलों और रक्षा समिति की अध्यक्ष स्टेफाना क्रैक्सी से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य भारत इटली संबंधों को सशक्त करना, रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना था। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा की। रविशंकर प्रसाद ने भारत की ओर से लोकतांत्रिक मूल्य और वैश्विक स्थिरता में विश्वास दोहराया। स्टेफाना क्रैक्सी ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रही। तो वहीं गुलमर्ग के बारामूला जिले से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री बताते हुए चले कि उनकी तरफ से कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और अब बारामूला पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के एक बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पहली बार कश्मीर के लोगों ने खुद आगे बढ़कर हमले की निंदा की है, बिना किसी धार्मिक या राजनीतिक नेतृत्व के। उमर अब्दुल्ला ने इसे एक बड़ा बदलाव बताया और कहा कि इस हमले और पुराने आतंकी हमलों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि इस बार आम जनता ने खुद आतंकी मानसिकता के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निर्वाचित सरकार की नहीं बल्कि उपराज्यपाल की है। उन्होंने केंद्र सरकार, एलजी और स्थानीय सरकार के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत जताई ताकि पर्यटकों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उमर ने कहा कि पहलगाम जैसा हमला दोबारा ना हो, इसके लिए मिलकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो वही गुलमर्ग में आयोजित एक विशेष बैठक में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये पहल राज्य की सकारात्मक छवि को दुनिया के सामने लाने के लिए की गई है। उन्होंने बताया कि कल पहलगाम में कैबिनेट बैठक हुई और आज गुलमर्ग में बैठक कर यह संदेश दिया जा रहा है कि राज्य में हालात सामान्य है और कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर की शांति की भंग को करने की कोशिश नहीं कर सकती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा भाईचारा और मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया को ये दिखाना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर केवल विवादों का नहीं बल्कि संस्कृति, पर्यटन और इंसानियत का भी प्रतीक है। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों से अपील की है कि वे जम्मू कश्मीर आएं और यहाँ की खूबसूरती और शांति का अनुभव करें। का है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर क्योंकि अभी सीजन है और इसी सीजन पे लोगों का रोजगार है और कई लोगों ने अपने बच्चों को फीसें देनी है, कई लोगों ने अपने बच्चों की शादियां करनी है, वो सीजन है। तो इसलिए चाहे वो घोड़े वाला है, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो गाइड है, हर आदमी का रोजगार, चाहे वो होटल वाला है, हर आदमी का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा हम सब ने मिलकर और सीएम साहब ने इसीलिए कल पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग बुलाई और आज यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर हम आए और सिर्फ और ये देश और दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए कि कोई ये चाहे कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश करेगा, वो कभी नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा, जम्मू कश्मीर के लोगों का मेहमान नवाजी, खासकर कश्मीर की मेहमान नवाजी जो देश और दुनिया में जानी जाती है, इसलिए लोग आएंगे और काफी टूरिस्ट आया और आज जो ये गहमा गहमी
तो चलिए रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर देश की न्यायपालिका से जुड़ी अब तक की सबसे सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर पैसों का ढेर जलता हुआ मिला और अब सवाल सिर्फ नैतिकता का नहीं बल्कि आपराधिक मानसिकता तक पहुंच चुका है। बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील नलिन कोहली ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए साफ कहा है कि अब दो ही रास्ते हैं, या तो अनुच्छेद 124 के तहत जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो या फिर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, देश की न्यायिक व्यवस्था की साख का सवाल बन चुका है। और चलिए एक और अहम जानकारी की ओर रुख करेंगे। कपासन में निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कपासन में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कपासन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंत्री गौतम दत्त मौके पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जयपुर से सड़क मार्ग से कपासन के लिए रवाना हुए हैं। तिरंगा यात्रा के प्रदेश समन्वयक भूपेंद्र सैनी भी साथ में हैं। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित है ये तिरंगा यात्रा। बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। तो वही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 24 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा असम और मेघालय में की गई छापेमारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि इन राज्यों में अवैध कोयला खनन सिंडिकेट सक्रिय है। तलाशी के दौरान ईडी ने 1.58 करोड़ रुपए नकद, डिजिटल उपकरण और 2 महंगी गाड़ियां जब्त की है। गोगोई ने कहा कि हमने इस कार्रवाई का स्वागत किया है क्योंकि कांग्रेस लगातार सदन के भीतर और बाहर इस मुद्दे को उठाती रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर गलत साबित करती है, जो बार बार ये दावा करते आए हैं कि राज्य में कोई अवैध कोयला खनन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अब खुद एक सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट ने सच्चाई सामने रख दी है, जिससे बीजेपी सरकार की कथनी और करनी का फर्क साफ तौर पर उजागर हो गया है। चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर किसानों के हित में मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि खरीफ विपणन सीजन 2025 से 26 के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने यह फैसला लागत 50 के फॉर्मूले पर लिया है, यानी हर फसल के लिए लागत मूल्य के साथ 50% मुनाफा सुनिश्चित किया गया है। कुल एमएसपी राशि का अनुमान करीब 2,07,000 करोड़ रुपए लगाया गया है। सरकार का कहना है कि बीते 10 से 11 सालों में खरीफ फसलों के एमएसपी में लगातार भारी बढ़ोतरी की गई है और ये फैसला उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता है। इससे न सिर्फ किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थायित्व और आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। तो वहीं दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी साझा की है कि इस साल भारत ने कृषि उत्पादन के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2024 से 25 में देश में कुल 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% है ज्यादा, और ये 216.61 लाख मीट्रिक टन की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। चावल के उत्पादन पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि 1490.74 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि गेहूं का उत्पादन अब तक का सर्वाधिक 1175.07 लाख मीट्रिक टन दर्ज किया गया है। इसके अलावा मक्का उत्पादन भी बढ़कर के 422.8 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है।
मंत्री ने आगे कहा कि ये उपलब्धि किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिक कृषि तकनीकों और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का नतीजा है, जो देश को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जा रही है। मुझे वो बताते हुए प्रसन्नता है कि साल हमारा उत्पादन जो थर्ड एस्टीमेट आया है सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार इस साल 3,539.59 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज़्यादा है। अगर वैसे देखें तो 216.61 लाख मीट्रिक टन 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दिखाता है। हमारे यहाँ चावल का उत्पादन हुआ है 1490.74 लाख मीट्रिक टन। आपको बताते हुए चले कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत आज भारत अफगानिस्तान के बदलते रिश्तों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उम्मीद थी कि वैश्विक समुदाय आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देगा, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग निकली। कई देशों ने अपने स्वार्थों के चलते आतंकवाद की अप्रत्यक्ष समर्थन के रूप में आगे आना शुरू कर दिए। इस अनुभव के बाद भारत ने अपनी नीति में बदलाव किया और पहली बार भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से बात की। इस बातचीत में मुत्ताकी ने भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का समर्थन किया। खास बात यह रही कि पाकिस्तान से नाराज चल रहे अफगानिस्तान ने भारत की रणनीति को आधार बनाकर खुद पाकिस्तान पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर अफगानिस्तान इस कार्रवाई को करने में सफल हो जाता है तो पाकिस्तान का बर्बाद होना तय माना जा सकता है। जरा समझिए इस रिपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान की तरफ से कौन सी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल अचानक भारत और अफगानिस्तान के बीच मित्रता काफी बढ़ती दिख रही है। इसका एक ही कारण है, लेकिन वे अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वहां पाकिस्तान के खिलाफ लोग उग्र हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास होने लगा है कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से उसे बर्बाद कर रहा था और अब तालिबान के शासन के आने के बाद अफगानिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। इससे तालिबान सरकार भी नाराज हो गई है और भारत पाकिस्तान कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा रहा और पाकिस्तान की बातों में नहीं आया। वहीं अब खबर आ रही है कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी पाकिस्तान को प्यासा मारने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल अफगानिस्तान अपनी नदियों पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि पाकिस्तान में जाने वाले पानी के प्रवाह को रोका जा सके। अफगानिस्तान ने यह कदम भारत सरकार के पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की खबरों के बाद उठाया है। सोशल मीडिया पर एक बलूच कार्यकर्ता मीर याब बलूच ने यह दावा किया है और उन्होंने इसे पाकिस्तान के अंत की शुरुआत बताया है। मीर याब बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये ना पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान ना पाकिस्तान में अपने पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ से नहीं की है, लेकिन नदी जल को लेकर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इसने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। पोस्ट के अनुसार तालिबान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल मुबीन ने पूर्वी अफगानिस्तान के काबुल नदी की सहायक नदी कुनार नदी क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने संभावित बांध स्थल का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि काबुल सरकार से कि पाकिस्तान में बहने वाले अफगान पानी को रोकने के लिए कई बांधों के निर्माण के लिए सरकार अपना कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि नदी से खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। मुबीन का कहना है कि यह पानी हमारा खून है और हम अपने खून को नसों से बाहर नहीं जाने दे सकते।
हमें अपना पानी रोकना होगा जो हमारी बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है और हम अपनी कृषि को और मजबूत बना सकते हैं। अफगानिस्तान से पानी रोकने की बात ऐसे समय में सामने आ रही है जब भारत ने बीते अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत के पानी रोकने के डर से पाकिस्तान पहले ही घबराया हुआ था और ऐसे में अफगानिस्तान से भी पानी का रुकना उसकी बर्बादी लिख सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 से ही सिंधु जल संधि के रूप में औपचारिक समझौता मौजूद है, लेकिन काबुल और इस्लामाबाद के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान किसी के दबाव में आए बिना पानी को आसानी से रोक सकता है, जो पाकिस्तान के प्यास, भूख, महंगाई का कारण बन सकता है। दरअसल अचानक भारत और अफगानिस्तान के बीच मित्रता काफी बढ़ती दिख रही है। इसका एक ही कारण है, लेकिन वे अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के उत्तर। क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो हैरान करने वाला है। वो पार्टी जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, उसे बांग्लादेश में राजद्रोही पार्टी का तगमा दिया जा रहा है। और ये सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं है, बल्कि इतिहास के सीने में छुरा घोंपने जैसा है। कट्टरपंथियों से सौदे किए जा रहे हैं, कट्टरपंथी समूह फिर से एक्टिव हो रहे हैं और ये वही समूह है जो 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की आज़ादी को कुचलने की कोशिश की थी। बांग्लादेश के बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी। अस्तित्व में बांग्लादेश ना आए इसके लिए कोशिशें की गई थी और आज यूनुस चुपचाप ये सब होने दे रहे हैं। फिर भारत से लड़ाई, जबकि भारत वो देश है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। हम उनके लिए सरहद पार तक लड़ने गए। बदले में क्या मिल रहा है? बांग्लादेश का बगावती चेहरा। चीन और अमेरिका को बांग्लादेश में आने की इजाजत दी जा रही है। चुनाव कराने के फैसले पर खामोश है और इन सभी फैसलों से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और सेना नाराज नजर आ रही है। तो क्या इसीलिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार संकट में फंसी है कि उन्हें इस्तीफे के बारे में भी सोचना पड़ा? जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। They shook the whole country. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अचानक एक संकट भरे मोड़ पर पहुंच गई है। प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने के बारे में विचार करने से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद इस सरकार के भविष्य के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई है। फिलहाल राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल पर है कि आखिरकार प्रोफेसर यूनुस अचानक इस्तीफा देने के बारे में क्यों सोच रहे हैं और सभी सक्रिय राजनीतिक दलों के समर्थन से बनी ये सरकार ऐसे संकट में कैसे फंस गई। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और उसने अंतरिम सरकार से समर्थन वापस लेने के संकेत भी दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा ने सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में चुनाव रखाइन के लिए एक मानवीय कॉरिडोर के साथ ही मॉब वायलेंस जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। इनसे जुड़ी खबरें मीडिया में भी आई हैं और इन सब के बीच अंतरिम सरकार और अमेरिका के पपेट मोहम्मद यूनुस ने सरकार के दूसरे सलाहकारों के साथ बैठक में ये बताया कि वो इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। यह बैठक पहले से तय नहीं थी। उन्होंने बैठक में इस बात पर नाराजगी और हताशा जताई कि बाकी दलों के असहयोग और बाधाएं पैदा करने की वजह से उनकी सरकार काम नहीं कर पा रही है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम, जिसने शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। नाहिद इस्लाम के हवाले से ही मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबरें मीडिया तक पहुंची।
अब राजनीतिक दल इस स्थिति का अलग अलग ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं। बीएनपी का कहना है कि मुख्य सलाहकार के इस्तीफे की खबरें एक तय चुनावी रोड मैप और 3 सलाहकारों के इस्तीफे से जुड़ी उसकी मांगों से ध्यान हटाने के लिए लाई गई हैं। बीएनपी समेत कई दलों के नेताओं का कहना है कि जब सरकार की कमजोरी की वजह से स्थिति संभालने में उसकी विफलता पर सवाल उठता है तो वो इस्तीफे को बाकी राजनीतिक दलों के सामने धमकी या चेतावनी के तौर पर रखते हैं। बीएनपी अक्सर सरकार के खिलाफ एनसीपी के प्रति समर्थन के आरोप लगाती रही है। अब एक बार फिर उसने यह मुद्दा उठाया है। वहीं दूसरी ओर देश में सड़कों पर जुटने वाली भीड़ की अनुशासनहीनता के सवाल पर भी काफी चर्चा हो रही है। विश्लेषकों का कहना है कि कुछ मामलों में भीड़ के जरिए अराजकता पैदा कर राजनीतिक समेत दूसरी मांगों पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में सरकार की कमजोरी उजागर हुई है और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की नाकामी के आरोप के साथ राजनीतिक दलों के असहयोग के सवाल भी बहस होती रही है। फिर सेना से उनकी लड़ाई। एक समय ऐसा लग रहा था कि सेना और ये मिलकर काम करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की वो सेना जो राजनीति की परछाई रही है, यूनुस उससे भी लड़ रहे हैं और अब सेना खुलकर विरोध में आ गई है और इसी वजह से बांग्लादेश में सत्ता और संघर्ष की लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि इनका भी मकसद हो गया है कि कुर्सी पर बैठे रहो चाहे देश बर्बाद हो जाए। क्योंकि 2011 में जब वहां सेक्युलर देश की घोषणा हुई थी तो लोगों को लगा कि ये बांग्लादेश में बदलाव की शुरुआत है, लेकिन यूनुस का ये कहना कि जब 90% आबादी एक विशेष समुदाय से आता है तो देश को सेक्युलर होने की क्या जरूरत है, और जब ऐसा कहा तो ऐसा लगा कि 1971 में जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी तो ये उनकी हत्या है, उनकी उम्मीदों की हत्या है। वहीं जिस अमेरिका की वजह से शेख हसीना को अपने पद छोड़ना पड़ा था, आज वो दोबारा बांग्लादेश में प्रवेश कर रहा है। इसलिए तो शेख हसीना का कहना है कि यूनुस ने देश को बेच दिया है, इसलिए शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हत्या के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यूनुस खामोश है। भारत के दुश्मनी कर यूनुस ने बांग्लादेश को धोखा दिया, जो देश लगातार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। भारत के साथ मिलकर कई विकास कार्यों को अंजाम दे रहा था, वो अर्थव्यवस्था के मामले में पिछड़ता जा रहा है और जनता को महंगाई भेंट की जा रही है, इसलिए लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक दल और सेना यूनुस से सवाल कर रही है, इसलिए मोहम्मद यूनुस इस्तीफे की बात कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कोई उन्हें काम नहीं करने दे रहा। लेकिन सच तो यह है कि जिस काम के लिए उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया था, वे उससे उलटकर हर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के सुधार के नाम पर सत्ता में आए थे, लेकिन अब खुद कुर्सी से चिपक गए हैं। शुरू में बड़े बड़े वादे किए, पर अब ना तो सुधार दिख रहा है और ना ही कोई दिशा। कुर्सी का मोह इस कदर बढ़ गया है कि अब वो इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। जनता की उम्मीदों को तोड़कर सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगे हैं। क्या यही था बदलाव का वादा? तो क्या इसीलिए इस्तीफे की बात कर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, या सच में जिस काम के लिए उन्हें लाया गया था उस काम को वो करेंगे? तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।